नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, हिंदी शिक्षण की प्रक्रिया में व्याकरण के अंतर्गत अलंकार परिचय को लेकर के आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अलंकार परिचय आपके सम्मुख एक संपूर्ण परिचय इस वीडियो के अंतर्गत देने जा रहा हूँ। आइए हम समझते हैं कि अलंकार कहते किससे हैं। वैसे तो अलंकार की बहुत बड़ी बड़ी परिभाषा हो सकती है और बहुत व्यापक अर्थों में हम समझ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में आप इतना ही समझो कि जब किसी स्त्री या पुरुष की सजावट करते हैं किसी कार्यक्रम के अंतर्गत या किसी प्रोग्राम के अंतर्गत या कहीं जाने के आने के पहले, तो वहाँ पर हम विभिन्न प्रकार से सजावट करते हैं और उसकी शोभा में वृद्धि हो जाती है। लेकिन दोस्तों, वो शोभा में वृद्धि यहाँ पर काम नहीं देगी। यहाँ पे तो हम साहित्य परिचय में अलंकार को लेकर के प्रस्तुत हैं। तो अलंकार के द्वारा जो हिंदी साहित्य में जो शोभा बढ़ती है उसे हम शोभा, उसको सुंदरता की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अलंकार कहते किसे हैं, आइए इससे परिचित हो जाए। संस्कृत में एक उक्ति है कि अलंकरोति इति अलंकारः, अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो शोभा या सुंदरता बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। जो शोभा या सुंदरता बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। शोभा या सुंदरता क्या? साहित्य में जो प्रयुक्त पंक्तियाँ होती हैं, जो साहित्य में काव्य होते हैं, काव्य के अंतर्गत जो शब्द होते हैं, शब्द में कभी कभी शब्द के द्वारा, कभी कभी शब्दों के अर्थ के द्वारा काव्यों के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसे अलंकार कहते हैं। तो आइए हम एकदम शॉर्ट में इसकी परिभाषा समझें। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुणधर्म है क्या? गुणधर्म मतलब शब्द या उसके अर्थ के द्वारा जो वृद्धि होती है, ऐसे काव्य के गुणधर्म को बढ़ाने वाले जो शब्द और अर्थ से जो वृद्धि होती है, जो सौंदर्य होता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुणधर्म, शब्द और अर्थ के माध्यम से जो भी सौंदर्य वृद्धि होती है उसे हम अलंकार कहते हैं। दोस्तों, अलंकार के दो भेद होते हैं, मुख्य रूप से दो भेद। पहला तो हो गया शब्दालंकार, दूसरा क्या हो गया? अर्थालंकार। जब शब्दों के प्रयुक्त होने से सौंदर्य में वृद्धि होती है उसको शब्दालंकार कहते हैं। तो उसमें जो है तीन प्रकार होते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक है, तीसरा है श्लेष। आइए एक एक करके समझते हैं। अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है जब कोई भी शब्द, जब कोई भी वर्ण या व्यंजन बार बार आते हैं और उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इस उदाहरण है तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो इस पंक्ति में देखो त कई बार आया हुआ है। तो इस तरीके से बोलने में काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो रही है। तो ये जाहिर सी बात है अनुप्रास अलंकार होगा। एक उदाहरण और समझिए आप। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च तीन बार आया, ये अनुप्रास अलंकार हो गया दोस्तों। तो ध्यान रखना, जब कभी किसी भी काव्य की पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, वो अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा, यमक अलंकार में बार बार शब्द, एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन उसी शब्द के दो अर्थ होते हैं, तो उसे यमक अलंकार कहें। ये शब्द है, ध्यान रखना, ये वर्ण है, बार बार आता है, ये शब्द है। वर्ण और शब्द में बहुत अंतर है। तो जब शब्द बार बार आए तो उसे यमक अलंकार कहेंगे। जैसे उदाहरण से एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपको। यमक कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए भौराए। तो बच्चों, कनक के दो अर्थ हुए। एक अर्थ हुआ धतूरा, दूसरा अर्थ क्या हुआ? सोना। धतूरा और सोना। धतूरा
खाने पे लोग पागल होते हैं, धतूरा को खाना पड़ता तो पागल होते हैं, लेकिन सोना पाने के बाद ही पागल हो जाते हैं लोग। तो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हुई कि नहीं? कनक कनकते सौगनी मादक त्याग, तो काव्य के सौंदर्य में ये वृद्धि हो गई और उसके अर्थ अलग होने से काव्य के सौंदर्य में दुगुना वृद्धि हो गई। अब देखिए श्लेष। श्लेष क्या है? श्लेष है दोस्तों चिपकना। चिपकना आप अन्य अर्थों में नहीं लेना, किसी दूसरे अर्थ में नहीं लेना। चिपकना, चिपकना का अर्थ हो गया दो या दो से अधिक अर्थ होता है। किसी एक शब्द, काव्य की पंक्ति में कोई भी एक शब्द होगा, उसके अनेक अर्थ होंगे, उसके अनेक अर्थ होंगे, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। दोस्तों यहाँ पे कलियां एक शब्द है। कलियां मतलब, कलिया का अर्थ हुआ फूल खिलने के पहले की अवस्था, फूल खिलने की पहले की अवस्था। दूसरा है कलिया का अर्थ हुआ यौवन के पूर्व की अवस्था, जो इंसान को होता है, जो किसी व्यक्ति को होता है। यौवन के पूर्व की अवस्था सुंदरता लाता है और फूल खिलने के पहले की अवस्था कलियां है। तो इस तरीके से ये जो है श्लेष अलंकार हो गया। अब इसको विस्तृत में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक एक अलंकार के कितने उदाहरण हो सकते हैं। आगे देखो दोस्तों, ये 3 अलंकार आपके हो गए, शब्द अलंकार के 3 भेद। आइए अर्थालंकार देखते हैं। अर्था में पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है इंग्लिश में सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब समानता। सिमिलैरिटी मतलब दोस्तों समानता। जब काव्य में प्रयुक्त एक शब्द का किसी दूसरे शब्द से समानता प्रकट की जाए, वहाँ पर क्या होगा दोस्तों? उपमा अलंकार होगा। जैसे इसको पहचानने की विधि ध्यान दो। इसको पहचानने की विधि है कि दो शब्दों के बीच में डैश रहेगा और जैसे सा से सी सरिस सदिश समान, ये 2 2 4 3 7 शब्दों में कोई भी एक शब्द आ जाए किसी भी काव्य की पंक्ति में और डैश आपको मिल जाए तो समझो ये उपमा अलंकार है। समझ में आया? हाँ दोस्तों, इसके और भी थोड़ा विस्तार में बताना होगा। उपमेय, उपमान, वाचक और गुण धर्म जो है धर्म, ये चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब दोस्तों देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक क्या है? इसमें भी 2 शब्दों के बीच में डैश होता है, लेकिन उपमेय पर उपमान का आरोपण होता है। उपमेय पर उपमान का आरोपण। अब बोलो, आप पूछोगे दोस्तों कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है? तो उपमेय मीन्स होता है जिस व्यक्ति की विशेषता बतलाते हैं। उपमान होता है जिस शब्द से विशेषता बतलाते हैं, उसको उपमान कहते हैं। तो जिस व्यक्ति, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर, ये समान शब्द डाल दिया तो आप उपमा समझोगे। लेकिन अगर मैंने बोल दिया सीता का मुख चंद्र, सीता का मुख चंद्र बहुत ही सुंदर है, तो चंद्रमा रूपी मुख में चंद्रमा का आरोपण किया गया है। आरोपण किया गया। उपमेय पर उपमान का आरोपण किया जाता है। उपमान है यहाँ पे चंद्रमा, उपमेय है सीता का मुख, तो उपमेय पर उपमान का आरोपण किया गया है, इसलिए ये रूपक अलंकार हो जाएगा। अब आज ये तीसरा जो इसका भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों उत्प्रेक्षा तो बहुत ही सरल है। उत्प्रेक्षा पहचानने में आप, अगर आपके आँख थोड़ी भी आँख खुली है और आपने वाक्य को देख लिया, नींद में अगर मस्त नहीं हो, वाक्य को देख लिया उसमें कि ये जो शब्द मैंने लिखा है मनु जनु मानो जानो मनहु जनहु, अगर किसी भी वाक्य में इन 5-6 में से कोई भी एक शब्द आ जाए तो उसे आप जानोगे उत्प्रेक्षा अलंकार। एकदम से बेधड़क एग्जाम में आप लिख सकते हो उत्प्रेक्षा अलंकार मनु जनु मानो जानो मनहु जनहु। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, 13 दिन बीत गए मानो कल की बात हो। देखो दुख की घड़ी बहुत ही घनेरी होती है दोस्तों। किसी घर मौत वगैरह हो जाती है, 13 दिन कैसे बीत जाते हैं क्रियाक्रम में, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल ही कोई मौत हुई है। तो 13 दिन बीत गए मानो कल की बात हो। और एक उदाहरण और है, आगे नदियाँ बढ़ी पार घोड़ा उतरे उस पार। तो ये भी विस्तार में मैं इसको अभी बताऊँगा। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे दूसरे भी उदाहरण होंगे उत्प्रेक्षा के, उसे आप समझ सकते हो। ठीक है। आगे दोस्तों अस्योक्ति अलंकार है।
अतिशयोक्ति में कुछ ज़्यादा नहीं है। अतिशयोक्ति में किसी भी काव्य की पंक्ति में कोई भी कथन सीमा से ज़्यादा बढ़ा करके अगर बोला जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे ध्यान से सुनो उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब बताओ कि हनुमान के पूंछ में आग भी नहीं लगी, इसके पहले ही लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए, तो ये तो बहुत ही अतिशयोक्ति हो गई। तो इस तरीके की अतिशयोक्ति अलंकार आप इसको पहचान सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अर्थ समझना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है। इसके बाद मानवीकरण है। मानवीकरण में दोस्तों प्रकृति की कोई भी जड़ वस्तु है, अचेतन वस्तु है जो डोलती हिलती नहीं, जैसे नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत, जो भी चीज़ें आप देखते हो, झील, जो चीज़ें बोलती नहीं, पेड़, जो भी चीज़ें बोलती नहीं, उस पर अगर मानवीय क्रिया या मानवीय भावनाओं का आरोपण अगर हम कर दें तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दोस्तों आए महंत बसंत, आए महंत बसंत, मतलब बसंत रूपी महंत आ गए। बसंत ऋतु के आने के बाद, बसंत ऋतु के आने के बाद लोग कहते हैं ना भी बसंत रूपी महंत आ गया, क्योंकि बसंत ऋतु सभी ऋतुओं का राजा होता है और उसको महंत भी सभी से बड़े होते हैं। बसंत रूपी महंत आ गया, इस तरीके से ये मानवीकरण होगा। दोस्तों आज तो मैंने बहुत ही संक्षिप्त में उदाहरण आपको बताए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। इसे अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करना, लाइक करना दोस्तों, और इसको सब्सक्राइब भी करना हिंदी स्पटगिरी सर चैनल अगर आपको पसंद आया हो। और मेरा दावा है कि इसके पहले जितने वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, उस उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाक्य भेद, रचना और अर्थ की दृष्टि से आपकी, इसके बाद अलंकार में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आगे उदाहरण और लेकर के प्रस्तुत होगा प्रश्न अभ्यास को। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। समझाएंगे नहीं आवत।